Hello everyone, so welcome you all on the YouTube channel of Success Tree Punjab. I am Naina and today is your science class जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट PSTET से रिलेटेड क्वेश्चंस और इसमें आज हम पैडागॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और कुछ साइंस के जो आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपसे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हमेशा रीड करना है, उसके बाद ऑप्शंस अच्छे से रीड करने हैं, फिर कंक्लूजन पे आना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे आपसे सीक्वेंस पूछी है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जब हम खाना कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो वेरियस स्टेजेस रहते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर करना है, इसका करेक्ट बताना है आपने। तो पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। तो पहले क्या होता है, स्वॉलिंग होता है, पार्शियल डाइजेशन, च्युइंगम, कर्ड या कंप्लीट डाइजेशन। देखिए आप इन ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखोगे तो एंड का जो स्टेप है वो तो यही होगा, कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि एंड में तो कंप्लीट डाइजेशन ही होगा। और शुरू में क्या होगा, अगर आप इनमें भी पता लगा रहे हो इन ऑप्शंस को देख के कि पहला स्टेप क्या होता है, तो आप कंक्लूजन पे इजीली आ सकते हो राइट। और अगर मैं बात करूं आपको डाइजेशन की, तो आप सभी को पता है ये प्रोसेस शुरू होती है जब आप कुछ खाना कंज्यूम करते हो माउथ से, और उसके बाद क्या होता है, जो टीथ होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं यूनिफॉर्म टेक्सचर में। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा माउथ है उसमें होता है सलाइवा, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है वो अच्छी तरह से मिक्स होता है फूड, जो शुगर है सिंपल उसमें कन्वर्ट होती है। उसके बाद हमारा जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है, उसके थ्रू खाना जो है वो स्टमक तक पहुंचता है और वहाँ पे वेरियस एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। फिर जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट की प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और उससे जितना भी वाटर होता है वो सोक कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, और फिर एक्सक्रीशन होता है। तो ये आपकी ओवरऑल प्रोसेस रहती है। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वॉलिंग ऑब्वियसली, फिर पार्शियल डाइजेशन होती है, फिर च्युइंगम कर्ड, और फिर कंप्लीट डाइजेशन होती है। तो ये तो आपको लग गया पता, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो जहां से अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है ये। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं इंजेशन यानी कि फूड एंटर्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, कहाँ पे, माउथ में। ओके, एंड फिर डाइजेशन शुरू होता है मैकेनिकल, फूड इज फिजिकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। एंड फिर आती है आपकी केमिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक फूड पीसेस इनटू स्मॉलर एंड माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल। और फिर होती है आपकी एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको क्लास में अच्छे से बताए हुए हैं। फिर होता है एक्सक्रीशन, अनडाइजेस्टेड फूड लीव द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, राइट। तो इंजेशन होता है, फिर ये एब्जॉर्प्शन और ये एक्सक्रीशन। तो ये आपको बेसिक सा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हमेशा क्वेश्चन को रीड करो पहले, उसके बाद आंसर करना है। तो आपसे पूछा गया है कि what is the following, which of the following is an incorrect statement about your electric fuse। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उससे एसोसिएटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फ्यूज आर यूज्ड इन ऑल बिल्डिंग circuit have a safe current limit, circuit have a minimum safe current limit, या proper fuse blow it current exceed its safe limit। तो जी बताएं मुझे, जो फ्यूज होता है, फ्यूज वायर भी आपने सुना है, उसमें क्या है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो कौन सी करेक्ट है, बताएं एक बार मुझे। ओके, होपफुली आपने अब तक क्वेश्चन का जो आंसर है वो सोच लिया होगा।
ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर होगा सर्किट हैव अ मिनिमम सेफ करंट लिमिट। जो देखिए आपने देखा होगा जो फ्यूज वायर्स होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा रखा जाता है, पहले खुद से सोचो, हमेशा रिकॉल करनी है चीजें। आपने देखा होगा जैसे ही करंट की जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है उस पर्टिकुलर सर्किट में, तो जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाती है, ताकि वहां पे कोई ऐसे मिस हैपनिंग ना हो। कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, करंट जो है वो आगे पास ऑन हो ही नहीं पाएगा, सप्लाई रुक जाएगी। तो इससे एसोसिएटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, दैट सर्किट हैव अ मिनिमम सेफ लिमिट, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम सेफ लिमिट होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सेफ लिमिट करंट इज नॉट रेलेवेंट टू द फंक्शन ऑफ फ्यूज। ओके, फ्यूज आर सेफ्टी डिवाइसेस दैट प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवर करंट। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया पहले कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब मेल्ट हो जाएगी वो वायर पहले ही अगर ज्यादा करंट की सप्लाई आ जाएगी उस पर्टिकुलर सर्किट में, ताकि कनेक्शन टूट जाए और करंट की सप्लाई भी रुक जाए। एंड दे आर डिजाइन टू ब्लो और मेल्ट व्हेन द करंट एक्सीड्स द मैक्सिमम सेफ लिमिट। ठीक है, तो होपफुली आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, तो आपने आंसर कर दिया होगा करेक्ट, और ये PYQ है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन आपने सिलेक्ट करना है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है व्हेन ए स्विच इज ऑफ, जब स्विच ऑफ कर दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, करंट जो है वो स्टॉप हो जाता है एट द स्विच, सर्किट ओपन होता है, नो करंट फ्लो इन द सर्किट, या करंट फ्लोज आफ्टर सम टाइम। जी, पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, उसके बाद आंसर करो। देखिए पूछा गया है स्विच को ऑफ करने का। पहले तो देखो आपको सर्किट का आइडिया होना चाहिए। ये मान लो अगर आपकी बैटरी है, ओके, और ये आपका बल्ब है, इसको अगर कनेक्ट किया गया है, मान लो ये आपका स्विच भी लगा देती हूं मैं, ये आपका स्विच है। अगर मैंने ऐसे स्विच रखा है तो ये क्या है, क्या शो कर रहा है कि ये ओपन है, ओके, ये ओपन है स्विच। तो बताओ इस केस में, पर्टिकुलर केस में क्या होगा, करंट स्टॉप हो जाएगा एट द स्विच, सर्किट ओपन है, नो करंट फ्लो इन द सर्किट, या फिर करंट फ्लोज आफ्टर सम टाइम, बताएं। होपफुली आपने सोच लिया होगा आंसर। तो देखो सर्किट अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट मींस ओपन है, जैसे आपने डायग्राम में देखा, और कोई भी करंट पास ऑन नहीं होगा। देखिए आपको ना ये बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, अगर आपने 11th-12th में पढ़ा है। ये साइन होता है जब स्विच ऑन होता है, ठीक है, स्विच क्या है, ऑन, सॉरी ऑफ है, ये ऑन का साइन क्या होता है, ये अगर आपका ओपन है तो इसको जब आप कनेक्ट कर दोगे इसको, ये तो ये आ गया आपका क्लोज सर्किट, ओके। जब सर्किट क्लोज होगा, स्विच ये क्लोज होगा, इस पर्टिकुलर केस में करंट की सप्लाई होगी, ओके, इसमें करंट फ्लो करेगा। और जब ओपन होगा सर्किट, इस केस में करंट की सप्लाई नहीं होगी, ओके। तो ये बेसिक्स आइडिया होना चाहिए आपको, ये जो साइन है ये यही शो करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से आप क्या समझते हो, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज ए सिलेक्टिव ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड ट्रेट, सिलेक्टिव पेरेंट विद डिजायर्ड ट्रेट, सिलेक्टिंग द ब्रीडिंग एरिया, या सिलेक्टिंग फाइन वूल हेयर। ओके, तो अगर आप देखो पहले क्या होता है, पेरेंट होते हैं और फिर क्या उनसे क्या आप कर सकते हो, ऑफस्प्रिंग आते हैं, और डिजायर्ड ट्रेट्स अगर आपको चाहिए तो आपका जो पेरेंट है उनमें वो पहले से ट्रेट्स होने चाहिए ताकि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सके, राइट। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है फिर, दैट सिलेक्टिंग पेरेंट विद डिजायर्ड ट्रेड्स, ताकि जो उनमें ट्रेड्स हैं वो आगे पास ऑन हो सके, किसमें पास ऑन हो सके, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो पहले। क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट पॉलिनेशन, दैट पॉलिनेशन रेफर्स टू, क्या है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ओवरी,
ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या फिर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल। जी देखो, दो टाइप की पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक थी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन और एक थी आपकी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट है वो एक ही सेम फ्लावर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसमें जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं और वेरियस एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू वो मिलते हैं। जैसे कि एबायोटिक में आपके आगे विंड, एयर, वाटर, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनमें आगे आपका क्या, एनिमल्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, हनी बीज आ गई। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले भी बहुत बार क्लास में करवाया हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो पोलन होते हैं वो होते कहाँ हैं। देखिए आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्योंकि जो आपके पोलन है, पोलन ग्रेन्स वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंथर में, और वो एंथर से जाएंगे स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या है, एक स्टिकी सब्सटेंस है जिसमें पोलन जो है वो चिपक जाते हैं और वो उस पाइप के थ्रू, ठीक है, एक ट्यूब सी होती है उसके थ्रू कहाँ पे एंटर होते हैं, ओव्यूल में एंटर होते हैं, ओवरी में, ओके, जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है आपकी किसमें, फ्लावर्स में। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए दैट पॉलिनेशन इज स्पेसिफिकली डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस पे पूछा गया है नॉट इन्वॉल्व्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द वाटर साइकिल, इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है। पहला है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी बताएं मुझे क्या लगता है आपको कौन सा पार्ट नहीं है, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इनके बारे में भी बताना है दैट व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन से आप क्या समझते हो और कंडेंसेशन से आप क्या समझते हो, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए तो देखो, बाकी तो सारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक मैन मेड प्रोसेस है वाटर को कंजर्व करने के लिए, तो ये इसका वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है। तो आंसर वुड बी योर ऑप्शन नंबर डी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज, जी बताएं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है। ऑप्शन है आपके एन एसिड है बेस, एसिड और सॉल्ट, सॉल्ट और वाटर, या सॉल्ट एंड अ बेस। जी बताएं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या रहता है। सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, जब भी कोई एसिड या फिर बेस कांटेक्ट में आते हैं तो ये रिएक्शन बनती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस, और एंड प्रोडक्ट जो होते हैं आपके फाइनल प्रोडक्ट वो होते हैं सॉल्ट, जो कि है NaCl टेबल सॉल्ट प्लस योर वाटर। ओके, सो आंसर क्या होगा फिर, ये आ गई आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको बहुत बार क्लास में करवाए हुए हैं, और उन एग्जाम्पल के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे ताकि मुझे लगे कि यस यू गाइज आर वॉचिंग द सेशंस एंड आंसरिंग द क्वेश्चन एज वेल, सो दैट मुझे भी लगे कि हाँ आप सभी देख रहे हो अच्छे से सेशन को और आपके लिए वो हेल्पफुल हो रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, मुझे लगेगा कि मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ। ओके, सो आंसर ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपसे पूछे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका पेडागोजी का, साइंस पेडागोजी का, दैट व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 E's इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल। देखिए पेडागोजी इज ऑल अबाउट टीचिंग, दैट हाउ यू विल टीच, मतलब स्टूडेंट्स जो होंगे आपके उनको कैसे पढ़ाना है, साइंस जो है वो कैसे पढ़ानी है आपको, उसी के बारे में है पेडागोजी। तो उसमें डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जैसे ये कंस्ट्रक्टिव मॉडल है, इसमें जो
5 E's का कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन कौन से E's मतलब सीक्वेंस क्या है बेसिकली आपसे वो पूछी गई है। तो पहले रीड करो, टेक योर टाइम, read the question properly and then answer the question. I'll give you 20 seconds. Just read the question thoroughly and then answer the question. खुद से सोचो कि क्या हो सकता है पहले, और पैडागॉजी आप इजीली इन क्वेश्चंस को कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। ओके चलिए, होपफुली आपने अब तक सोच लिया होगा ये आंसर क्या है। तो देखिए, पहला है आपका एंगेज करना, फिर एक्सप्लोर करना, फिर एक्सप्लेन करना, फिर इलेबोरेट करना और फिर इवैल्यूएशन। तो ये जो 5 E's हैं ये सिग्निफाई करते हैं। द 5 E मॉडल इज अ structured approach to learning. Engage student interest. Let them explore the concept. Explain their understanding and elaborate by applying knowledge and evaluate their comprehension. Okay? Obviously students को अगर आपको पढ़ाना है तो पहले आप उनको engage करोगे ना। engage कैसे होएगा? जब उनका इंटरेस्ट बनेगा उस टॉपिक में, आप उनका इंटरेस्ट जनरेट करोगे जब आप उनसे उन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करोगे जो उन्होंने डेली लाइफ में देखे हुए हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट का सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन सिमिलैरिटी कहाँ है? जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो तो सबके लिए सेम है। ओके तो एंगेज करोगे उनसे, इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक में उनका इंटरेस्ट जनरेट करोगे और फिर उनको खुद से भी एक्सप्लोर करने का चांस दोगे ताकि वो खुद से भी सोचें, और फिर उनको एक्सप्लेन करोगे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, फिर इलेबोरेट करोगे बाय अप्लाइंग सम नॉलेज, फिर लास्ट में क्या होगा? इवैल्यूएट देयर कॉम्प्रीहेंशन। ओके मेनली पैडागॉजी का क्या एम है कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करनी है स्टूडेंट्स में ताकि वो खुद से भी सोच पाए। साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक एटीट्यूड उनमें डेवलप करना है। ओके चलिए, एक और क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द करेक्ट स्टेप ऑफ मॉरिशियन टीचिंग मॉडल? जी, टीचिंग मॉडल में कौन से फॉलोइंग स्टेप्स हैं? पहले इसको क्वेश्चन को रीड करो फिर आंसर करो, ठीक है। मॉरिसन टीचिंग मॉडल में स्टेप्स क्या क्या है, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो देखो जो सीक्वेंस रहेगी वो रहेगी एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन एंड रेक्टेशन, ठीक है। देखो ये जो मॉडल्स है ना, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स, इनको पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। थ्योरी पता होगी तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। अगर आपको अभी नहीं पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, अब ये पैडागॉजी में आप पढ़ते हो कि जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, और साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, दीज टू आर ऑल्सो डिफरेंट टर्म्स। अगर आपको इनके बीच का थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं पता है देन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बतानी है कि आपको पैडागॉजी की भी स्पेसिफिक क्लासेस चाहिए, तब मैं आपको यूट्यूब पे भी वो करवा दूंगी। बट एंगेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप सभी रिक्वेस्ट करेंगे देन आई विल डू दिस थिंग। ओके चलो, मॉरिशियन मॉडल फॉलो दिस साइकिल। फर्स्ट एक्सप्लोर करो, फिर प्रेजेंटेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन एंड रेक्टिटेशन। ओके चलो, ये मॉडल इससे एसोसिएटेड है, थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखना है क्योंकि एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू कंटेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज थ्रू एप्लीकेशन, फिर रेक्टिटेशन ऑफ एक्सप्रेस व्हाट यू हैव लर्न। अभी आपको तभी समझ आएगा जब आपको बेसिक पहले का पता होगा। ओके तो आपने मुझे ज़रूर बताना है अगर आपको साइंस पैडागॉजी की स्पेसिफिक क्लासेस चाहिए, क्योंकि मैं आपका पहले बेसिक करवाऊंगी उसके बाद इन क्वेश्चंस को करवाऊंगी, क्योंकि बेसिक जब तक क्लैरिटी नहीं होगी स्टैटिक पोर्शन की, आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कैसे क्वेश्चंस है। तो बेसिक इज इम्पॉर्टेंट एंड स्टैटिक इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, कॉग्निटिव वैलिडिटी इन अ साइंस करिकुलम इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड when it include content for cognitive sciences, it prepares students for competitive exam, it give equal weightage to all branches of science, it provide opportunity for student to generate and validate scientific knowledge। जी
बताएं। देखो ये तो आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते थे। दैट कॉग्निटिव वैलिडिटी जो होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड क्या करती है, अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू जनरेट एंड वैलिडेट साइंटिफिक नॉलेज। ओके, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ऑप्शंस के थ्रू भी आप इन चीजों को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। और साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग जस्ट फैक्ट्स, आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं पता होने चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए साइंस में। ओके चलो, रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है बेसिकली, बात का ये बोलना चाह रहे हैं इसमें। द प्रोसेस ऑफ विच नेचुरल रबर इज मेड इज नोन एज। ओके, जो नेचुरल रबर बनाया जाता है उसकी पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन, वल्केनाइजेशन, कैटिनेशन या हाइड्रोजनेशन? बताएं। देखो कैटिनेशन किससे एसोसिएटेड है, कैटिनेशन बताना मुझे। ये जो कार्बन बनाता है ना, चेन रिएक्शन करता है, उससे एसोसिएटेड है कैटिनेशन, ठीक है। बट जो आंसर होगा आपका वल्केनाइजेशन, क्योंकि रबर की जो नेचुरल रबर बनाने की प्रोसेस है उसको बोला जाता है वल्केनाइजेशन। Vulcanization is the chemical process of treating rubber with sulfur at high heat to improve its elasticity, strength and durability. Okay, तो इस particular process को बोला जाता है आपका vulcanization। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, galvanization को तो आपको पता ही है ना, जिंक की कोटिंग की जाती है, कैटिनेशन, हाइड्रोजनेशन, ये हमने बहुत बार क्लासेस में ऑलरेडी करे हुए हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ना, ये कौन सा कंपाउंड शो करता है, जो कार्बन है ना, कार्बन वो कंपाउंड शो करता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है हमारे कार्बन का, 6 है, और इसको ये स्पेशल बना देता है। क्यों? क्योंकि 6 है तो इसकी वैलेंसी क्या है, ये अगर इसका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने बच गए, 6 है, तो पहले में आएंगे 2, फिर बच गए 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे सेकंड शेल में, तो इसकी जो वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी है आपकी 4, ठीक है। और इसलिए ये क्या करता है, शेयरिंग में बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्या करता है, शेयरिंग में बॉन्ड्स बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए ये स्पेशल प्रॉपर्टी है और ये चेन रिएक्शन करता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, कार्बन के बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ए constructivist teacher would primarily view student as empty vessel to be filled with knowledge, passive recipient of information, follower of instructions, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर एंड क्रिएटर ऑफ नॉलेज। ये तो देखो आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा आंसर क्या है। तभी मैंने कहा है कि पेडागॉजी इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर इजीली हो जाएंगे। तो देखो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर एंड क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, क्या है वो स्टूडेंट्स, क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, क्रिटिकल थिंकिंग से वो अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और क्रिएटर ऑफ नॉलेज है, न्यू डायमेंशंस पे सोच के इजीली चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आप उनमें जनरेट कर दो स्टार्टिंग से ही, आप अपने टीचिंग मेथड्स को इस तरह से इम्प्रूव कर लो ताकि उनमें एक अलग से क्यूरियोसिटी हो जानने की, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, पूछा गया है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जी बताएं। देखो ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक कौन से थे, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और इंसेक्टिवोर्स कौन से हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, पिक्चर प्लांट्स वगैरह आपने सुना होगा, तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे इंसेक्ट उनके उधर बैठता है ऐसे तो अपना
उसको माउथ को बंद कर लेते हैं और वो उसको खा लेते हैं ना। तो पढ़ा ही होगा आपने। देखिए पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दैट ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, एंड सेकंड इज इंसेक्टिवोर्स प्लांट कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब सारे के सारे जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, राइट। एंड सबने देख लिया दैट सम प्लांट्स इंसेक्टिव, ठीक है, ये हमने देख ही लिया। चलो तो होपफुली ये हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? स्पिनच में, लेमन में, एंड स्टिंग में और टैमरिंड में। जी बताएं किस में पाया जाता है आपका ऑक्सैलिक एसिड? स्पिनच, साग आ गया आपका, ठीक है, लेमन, और ये भी मुझे बताना है लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेलानोइक, मेथोडोइक, टैमरिंड में कौन सा था? टार्टरिक, हाँ टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस में क्या पाया जाता है। तो स्पिनच में पाया जाता है आपका क्या? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट आपने बतानी है। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। A magnetic force is strongest at the poles. Loadstone is an artificial magnet. देखिए ये आ गई आपकी बार मैग्नेट। क्या आ गई आपकी? बार मैग्नेट, जिसमें एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। हमने क्या पढ़ा है? नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में कभी नहीं मिलेंगे, रिपेल करेंगे ये, ठीक है। क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं। बट जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं ये मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है, इनकरेक्ट आपको बतानी है। तो देखो जो आपकी लॉडस्टोन होती है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग मिनरल है जिसके पास अपनी खुद की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। इट इज नॉट मैन मेड, इट इज अ नेचुरल मैग्नेट। ओके, बाकी की स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ए बी सी, बट जो डी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। एंड दिस इज योर PYQ, सो प्लीज अंडरस्टैंड। Next, a testable explanation for a natural phenomena is called a hypothesis, theory, law और observation. See, मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ बार बार क्योंकि जो आपका पेडागोजी है उसमें आपको इन वर्ड्स का पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्टिविटी एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड व्हाट इज थ्योरी, व्हाट इज हाइपोथेसिस। वो तभी पता होगी जब आपने बेसिक पढ़ा होगा, बेसिक डिफिनेशंस पढ़ी हैं, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो बताएं जरा इस पे आंसर। तो नहीं भी पढ़ा है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि एक बार पेडागोजी की भी कुछ क्वेश्चन क्लासेस ले लो ताकि आपके लिए वो फ्यूचर में भी हेल्प करे, ठीक है। तो देखो, टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेचुरल फिनोमेना, इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। ए हाइपोथेसिस इज अ proposed testable explanation for an observed phenomena. It is the starting point of scientific investigation. पहले आपकी हाइपोथेसिस होती है, फिर आपकी थ्योरी बनती है, फिर लॉ बनता है। ऐसे ही नहीं लॉ बन जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? बार ग्राफ, कॉन्सेप्ट मैप, पाई चार्ट या फ्लो चार्ट? जी बताओ। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, देखो इसको बोलते हैं हम कॉन्सेप्ट मैप। A concept map is a diagram that depicts suggested relationship between concepts. It is a graphical tool for organizing and representing knowledge. Okay, ये सारा हम पेडागोजी में ही पढ़ते हैं, पेडागोजी के PYQ हैं ये सारे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको रीड करो पहले अच्छे से। पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। बताएं, फ्रिक्शन से एसोसिएटेड स्टेटमेंट है
मैंने बताया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन होती है जहाँ पे जो मूवमेंट होती ही नहीं है, और जैसे ही मूवमेंट शुरू हो जाए उस ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद आती है आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसकी दो टाइप्स आती हैं। एक आती है आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक आती है आपकी रोलिंग फ्रिक्शन। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मूवमेंट के, मोशन के हमेशा ऑपोजिट साइड लगती है। और फ्रिक्शन होता क्या है? व्हेन टू सरफेसेस केम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ये सारा पढ़ाया हुआ है मैंने क्लास में। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होती नहीं है, एंड इट प्रिवेंट मोशन फ्रॉम स्टार्टिंग। एंड फिर आती है आपकी स्लाइडिंग और फिर आती है आपकी रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन इज द वीकेस्ट ऑफ दीज थ्री, है ना। तो होपफुली आपको जो आज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो अच्छे लगे हों, समझ आया हो। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर बताने हैं, और इसके साथ साथ आपने मुझे बताना है अगर आपको पेडागोजी की क्लासेस चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करोगे देन आई विल केम अप विद दीज क्लासेस, ओके। बाकी हमारा बैच चल रहा है, लाइव बैच चल रहा है, अभी आपको पता ही है। उसमें भी मैं साइंस पेडागोजी ही करवा रही हूँ अभी, उसकी 2-3 क्लासेस पेंडिंग है। बाकी साइंस कंप्लीट हो गई है, अच्छे से कवर करवा दी है। बाकी और भी क्लासेस चल रही हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, ओके। चलो, बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। आपसे मिलेंगे जल्दी ही, एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।